हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 26 जनवरी और है थर्सडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर के नोट्स चाहिए और इसको डिटेल में आपको देखना है नोट्स को, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। वहाँ से आप डिटेल में जो इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके नोट्स। और गाइज़ आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और गाइज़ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप एफजेड यूपीएससी जो सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है जिसमें मुगल्स चल रहे हैं, जिसमें अकबर अभी शुरू हुआ है। आप उसको जाकर देख सकते हैं और ईजिली वहाँ से हिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज एक आर्टिकल हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जो फ्रंट पेज पर दिया गया है। और सबसे पहले हम किस पे चलते हैं, थंबनेल वाले आर्टिकल को देख लेते हैं। तो अभी क्या हुआ था, 25 जनवरी को पठान मूवी रिलीज़ हुई थी और इसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया है कि काफ़ी ज़्यादा क्या देखने को मिला है इसको लेकर, वो एंटी पठान्स प्रोटेस्ट देखने को मिला है। और बहुत सारी जगह इसका प्रोटेस्ट हुआ है, जैसे इंदौर में इसका प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, महाराष्ट्र में इसका प्रोटेस्ट देखने को मिला है। अब सारा इशू क्या है, तो एक पठान का गाना है जिसका नाम है बेशरम रंग। तो उसके अंदर जो दीपिका पादुकोण है वो लीड रोल में है और शाहरुख खान भी लीड रोल में है। तो उन्होंने क्या करा था, दीपिका पादुकोण जी ने क्या करा था, जो कॉस्ट्यूम था वो उन्होंने सेफ्रॉन कलर का पहना हुआ था। और सेफ्रॉन कलर क्या होता है, हिंदू रिलीजन में एक पवित्र माना जाता है, जिसकी वजह से उसको डेडिकेट किया गया था सेफ्रॉन रंग को एक बेशरम रंग, ये समझा था प्रोटेस्टर्स ने। और ये प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने क्या करा था, इस पर ट्वीट भी किया था कि हम पठान्स को बाइकआउट्स करेंगे। और ये इस मूवी पे क्या ऑब्जेक्शन उठाया, स्लोगन्स करे, एंटी पठान प्रोटेस्ट देखने को मिला। और फिर इंदौर की पुलिस ने काफ़ी सारे लोगों पर एफआईआर को किया, रजिस्टर्ड किया और उन्हें अरेस्ट भी किया गया। और लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ कि इस मूवी ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इसकी जो प्री बुकिंग है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली। इसने बाहुबली 2 को भी क्या कर दिया, पूरी तरीके से पीछे कर दिया। अब हमने थंबनेल वाला आर्टिकल देख लिया। अब एक आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो फ्रंट पेज पर है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम एक पॉलिटी के चैप्टर को, प्रेसिडेंट को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। पहले इशू जान लेते हैं। तो इशू क्या है, अभी हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हमारी प्रेसिडेंट जो इंडिया हैं जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मल्टीपल क्रीड्स एंड लैंग्वेज एसेंस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि जो मल्टीपल कलर्स हैं, रेसिज्म है, ये सब है, मतलब रिलीजन है जो हमारे यहाँ देखने को मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी है, यूनिटी हमारी डाइवर्सिटी है। और लैंग्वेज जो है वो इंडिया के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेसिडेंट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारा जो आर्किटेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशंस का, ये कलेक्टिव विजडम है और हमें गाइड करता है, इंडिया को गाइड करता है एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, एक पुअर नेशन से एक कॉन्फिडेंट वन की तरफ। मतलब इतना अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने अब कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ़ की है कि वो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करता है एक पुअर नेशन से एक कॉन्फिडेंस नेशन की तरफ। और ये स्टेटमेंट इनका किसको लेकर देखने को मिला है, जब 26 जनवरी पर इनका स्टेटमेंट ये देखने को मिला है। अब हमने इशू तो जान लिया। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए इसके बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या हम इसे भारत का राष्ट्रपति भी कहते हैं, ये एक हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बेसिकली रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या होता है, जब किसी पर्सन को इलेक्ट किया जाता है पीपल्स के द्वारा, तो उसे डायरेक्टली जब इलेक्ट किया जाता है किसी पर्सन को, तो उसे रिपब्लिक बोलते हैं। तो इंडिया भी क्या है, एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। जो प्रेसिडेंट है एक नॉमिनल हेड है एग्जीक्यूटिव का, और रियल हेड कौन होता है, रियल हेड होता है हमारा पीएम। ये फर्स्ट सिटीजन है पूरी कंट्री का, मतलब पहला जो सिटीजन है हमारी कंट्री का वो कौन है, सिटीजन। ये कमांडर इन चीफ है सारी की सारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं हमारी, वो 15th एंड करंट प्रेसिडेंट है इंडिया की। और इन्होंने ऑफिस को कब से ऑफिस में आई थी, ये 25 जुलाई 2022 से ये किस में आई थी, ये ऑफिस में आई थी। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को क्रिएट किया गया जब इंडिया को ऑफिशियली एक रिपब्लिक मिला 26 जनवरी 1950 में, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन करी 15 अगस्त 1947 में। इसके कॉन्स्टिट्यूशंस को फोर्स मिला गया, प्रेसिडेंट्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जिसमें बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ईच ऑफ इंडियाज स्टेट्स एंड टेरिटरीज के मेंबर होते हैं।
फिर उनको देमसेल्व्स डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्टिकल 53 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो स्टेट करता है कि प्रेसिडेंट के पास एक्सरसाइज कर सकती है, प्रेसिडेंट पावर्स होती हैं जो डायरेक्टली मिलती हैं उनको सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ से। तो ऑल ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं एक्सरसाइज होती हैं प्राइम मिनिस्टर एक सबॉर्डिनेट अथॉरिटी के द्वारा। ये एडवाइस पर काम करता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। प्रेसिडेंट बाउंड होता है कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए कि वो एडवाइस पर काम करे प्राइम मिनिस्टर की एंड कैबिनेट की, एज लॉन्ग एज द एडवाइस डज नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कि उनकी एडवाइस जो कैबिनेट मिनिस्टर है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करती, जब तक प्रेसिडेंट क्या करेगा, उनकी एडवाइस पे काम करेगा। अब पावर और ड्यूटीज़ क्या होती हैं प्रेसिडेंट की, तो अंडर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑक्यूपाई करता है एक सेम पोजीशन जैसे किंग की होती है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हेड ऑफ स्टेट होता है बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव का हेड नहीं होता जबकि हेड ऑफ स्टेट होता है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे नेशन को, राष्ट्र को, बट डज नॉट रूल द नेशन, ये रूल नहीं करता नेशन को। ये हमारा सिंबल है नेशंस का। इसकी ड्यूटी क्या है, तो प्राइमरी ड्यूटी जो है प्रेसिडेंट की वो प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे और कॉन्स्टिट्यूशंस को डिफेंड करे एंड सारे के सारे लोग को इंडिया में बनाए पार्ट ऑफ देयर ओथ आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट एक कॉमन हेड होता है सारे के सारे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंटिटीज़ का। सारे के सारे एक्शन रिकमेंडेशन आर्टिकल 3, आर्टिकल 111, आर्टिकल 274, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, प्रेसिडेंट्स के अंदर आते हैं। एंड सुपरवाइजरी पावर्स जैसे आर्टिकल 74 का क्लोज 2, आर्टिकल 78 का क्लोज सी, आर्टिकल 108, आर्टिकल 111, ये सारे के सारे जो सुपरवाइजरी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की इसमें दी गई हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंटिटीज़ ऑफ इंडिया वो सारी की सारी यूज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू द जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। कोई भी कोर्ट का एक्शन नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर इन कॉन्टेस्ट ऑफ एन कोर्ट ऑफ लॉ। अब इसकी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं, कुछ लेजिस्लेटिव पावर होती हैं और कुछ अपॉइंटमेंट पावर होती हैं। पहले इसकी हम क्या देख लेते हैं, पूरी तरीके से हम पहले इसकी लेजिस्लेटिव पावर देख लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो दी गई है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके अंदर प्रेसिडेंट एक हेड होता है, वो फैसिलिटेट करता है, लोग कानून बनाता है जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जैसे आर्टिकल 78 और आर्टिकल 86। प्रेसिडेंट्स समन कर सकता है, बुला सकता है दोनों हाउसेस को, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी पार्लियामेंट में, और प्रोरोगेट भी कर सकता है उन्हें और डिसॉल्व भी कर सकता है लोकसभा को। अब उसकी एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें एज़ पर आर्टिकल 53, तो एग्जीक्यूटिव पावर जो कंट्री की होती हैं सारी की सारी प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं और उनको एक्सरसाइज भी प्रेसिडेंट ही करता है, या तो डायरेक्टली या किसी को अपॉइंट कर अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। जब पार्लियामेंट्स को फिट लगे कि उसको एडिशनल एग्जीक्यूटिव पावर्स देनी चाहिए प्रेसिडेंट को, तो आर्टिकल 70 में दे देता है। फिर फर्दर डिलीगेट करता है प्रेसिडेंट को उसके गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स को, आर्टिकल 160 में इसको क्या दी जाती हैं, पूरी की पूरी पावर दी जाती हैं। अब कुछ अपॉइंटमेंट पावर भी होती हैं प्रेसिडेंट के पास, वो क्या होती हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको प्रेसिडेंट ही पूरी तरीके से अपॉइंट करता है। पर्सन के पास कमांड होनी चाहिए, सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द लोकसभा, जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके पास क्या होनी चाहिए, लोकसभा के अंदर उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए। वो लीडर होना चाहिए मेजोरिटी पार्टी का या फिर कोएलिशन का। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम अमंग्स पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है नॉट मोर देन 2 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एज लोकसभा मेंबर पर द आर्टिकल 331 जो रिमूव हो गया था 2019 के अंदर। मतलब जो राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट होते हैं, लेकिन उनके पास एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस को लेकर। और जो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन के में अपॉइंट होते थे, नॉमिनेट होते थे प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में, उसको रिमूव कर दिया गया 2019 के अंदर। गवर्नर ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट के प्लेजर में ही को काम करता है। आर्टिकल 156 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो डिसमिस भी कर सकता है गवर्नर को अगर वो वॉयलेट करे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होता है एक वाइड वैरायटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स के लिए, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट यूटी के हाई कोर्ट्स के जजेस हो गए, सुप्रीम सीएम हो गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का, आर्टिकल 239A5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, कैग हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चेयरमैन और अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया।
एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर अदर कंट्रीज़ के लिए ओनली द लिस्ट ऑफ नेम गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उन्हें लिस्ट शेयर की जाती है, उसमें से प्रेसिडेंट एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है। ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस आईएएस आईपीएस आईएफएस एंड अदर्स सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप एमए के भी मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। अब हमने प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब इसके नोट्स आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस एडिटोरियल में बताया है कि अभी क्या हुआ है, एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर क्या बनी थी, एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी द मोदी क्वेश्चन। वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री थी, एक चैनल है, उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई। लेकिन उसको लेकर क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने क्या कर दिया, 50 ट्वीट्स को बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया ट्विटर पर, जिन्होंने इसका लिंक भेजा था बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर। इन ऑर्डर टू जनवरी 2023, ये सब विवाद कब देखने को मिला? 20 जनवरी को गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी पावर को यूज़ किया अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 और सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के डायरेक्ट ट्विटर और यूट्यूब पे से उसने डिसेबल्स कर दी जो डॉक्यूमेंट्रीज आई हुई थी यूट्यूब पर ट्विटर पर विद इन इंडिया एंड प्रिवेंट इट्स रीअपलोड, मतलब उसे अब वो रीअपलोड भी नहीं हो सकती, इस तरीके से उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। लिमिटेड इन्फॉर्मेशंस ब्लॉकेज के लिए दी गई हैं, जो प्राइमरी स्टेटमेंट्स आई हैं ऑफिसर्स के द्वारा रिपोर्ट करते हुए। ट्विटर ने ल्यूमन्स डेटाबेस को ट्रैक किया, तो फिर उसको टेक डाउन कर दिया और पूरी तरीके से उनको बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो दिखाई जा रही थी उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। अब ये मुद्दा क्या है सारा, ओपेसिटी सुपरसीड्स नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल का पब्लिक के लॉ को लेकर, वो डिसीजन दिखाता है फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करते हुए कि हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो आर्टिकल 19 हमारा देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इन केस ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल अगर देखें तो राइट टू रिसीव एंड इम्पोर्ट इन्फॉर्मेशन इज इम्प्लिसिट इज़ ए फ्री क्या स्पीच। अगर हमारे पास एक इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है तो हमारे लिए क्या है, पूरी तरीके से हमारी जो फ्री स्पीच है, राइट टू फ्री स्पीच है हमारे पास, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगी। फिर वेदर इट इज़ इन परपेचुअल एमरजेंसी, चाहे वो एमरजेंसी हो चाहे कुछ भी हो, फिर क्या हो जाएगा, हमारे स्पीच का जो हमें फ्रीडम दी गई है वो हमारी रुक जाएगी। ये ब्लॉकिंग जो देखने को मिली अंडर रूल 116(3) ऑफ द आईटी रूल्स एंड सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000, वो अलाउ करता है, अगर इमरजेंसी ब्लॉकिंग करनी चाहें तो कर सकते हैं। हाउएवर द टर्म जो इमरजेंसी की यूज़ की गई है इसके अंदर, वो इटसेल्फ नॉट एन लेजिस्लेटिवली डिफाइंड, उसको डिफाइंड ही नहीं किया गया। फॉलोइंग डिक्शनरी के अंदर उसका मीनिंग देखने को मिला, एक डेंजरस सिचुएशन, एक डेंजरस सिचुएशन में ही आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ ब्लॉक कर सकते हैं अगर उसको डिक्शनरी से देखें, वरना जो आईटी रूल्स है उसके अंदर इमरजेंसी को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया, जो एक इमीडिएट एक्शंस को दिखाता है, मतलब एक डेंजर सिचुएशन हो उस टाइम पे आप इसको ब्लॉक करें और एक इमीडिएट एक्शन करें। ये परमिट करता है कि आप एक्सपीडिट करें जो वीकेंड्स देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी मिनिमल चेक्स बाय पासिंग एक कमेटी बनाई जाए, उसमें अगर वीक्स देखने को मिले तो उसको लेकर आप इस चीज़ पर क्या करें, काम करें। अब सारा का सारा क्या है, कानून को लेकर बात है। जैसे आईटी रूल्स फर्स्ट नोटिफाइड करता है अप्रैल 11 2011 में मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा, जो एक रेडिकल चेंज देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी में, आईटी इंफॉर्मेशन में। ये एट्रीब्यूट करता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, जो एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर की ओर बढ़ जाती हैं। फिर एक रैपिड मेटामॉर्फिज्म्स ऑफ एन सब्जेक्ट मैटर ऑफ रेगुलेशन, मतलब एक अच्छा सा क्या देखने को मिलता है, एक रेगुलेशन देखने को मिलती है आईटीज़ के सेक्टर में। फरवरी 25 की बात करें 2021 की, तो रूल को अमेंड किया गया ड्रास्टिकली कि हम इंक्रीज़ करें गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और न्यू पब्लिशर्स पर, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं और न्यू पब्लिशर्स पर उन क्या करें, हम उनको पूरी तरीके से गवर्नमेंट्स के रेगुलेशन के अंदर आएँ। जबकि जो OTT हैं हमारे, उनके ऊपर क्या है, गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं देखने को मिल जाएगा क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर नहीं आते। ओवर द टॉप जो होते हैं OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, इन पर इंडियन गवर्नमेंट की रूल नहीं चलता। अभी आर्टिकल पे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 10th पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि आपके मेंस में काम आएंगे। तो पहले इशू जान लेते हैं। तो अभी इंडिया और इजिप्ट ने क्या करा है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को टाइज किया है, मतलब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर उन्होंने बात की है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इजिप्टियन प्रेसिडेंट का स्वागत किया है और उन्हें एक चीफ गेस्ट बताया है। रिपब्लिक डे पर जो सेलिब्रेशन होगा, कोऑपरेशन इंक्रीज़ होगा, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डिफेंस और सिक्योरिटी में कोऑपरेशन इंक्रीज़ हो सकता है इंडिया का और इजिप्ट का। एक अल्टीमेटेड सा ही देखने को मिलेगा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया। इंडिया और इजिप्ट ने एक वेडनेसडे के अंदर बायलैटरल टाइज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को कवर किया, जिसके अंदर हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिक्योरिटीज़ पर, डिफेंस पर, एनर्जीज़ पर, इकोनॉमिक लिंकेज पर। अब जो इजिप्टियन प्रेसिडेंट हैं ये है कौन? तो ये अब्दुल क्या है, फतेह हैं ये एलसिस्ट, जो एक चीफ गेस्ट होंगे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पर। अब हमने इशू देख लिया। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है? इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन, क्योंकि वही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन की बात करें तो इजिप्ट इंडियन रिलेशन एक बायलैटरल रिलेशन है इजिप्ट और इंडिया के बीच में। मॉडर्न इजिप्ट और इंडिया के रिलेशंस अगर बात करें तो एक कॉन्टेक्स्ट पे अगर पीछे जाएं तो सैयद सगलोल एंड महात्मा गांधी जी के बीच में भी क्या देखने को मिले थे? स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन देखने को मिले थे। कॉमन गोल्स पर, दोनों कंट्रीज़ के कॉमन गोल्स पर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मूवमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के दौरान भी क्या देखने को मिले था? दोनों कंट्रीज़ में ऐसे ही गोल देखने को मिले थे सेम। 1955 में जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्रेसिडेंट थे, गमाल अब्दुल नसार, एंड इंडिया के जवाहरलाल नेहरू जो थे फाउंडर थे, नॉन अलाइड मूवमेंट इन्होंने चलाया। 1956 में एक वार हुई, नेहरू ने सपोर्ट किया इजिप्ट को टू द पॉइंट ऑफ थ्रेटिंग टू द विड्रॉल हिज कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। 1967 में एक 6 डे वॉर जब हो गई तो इंडिया ने सपोर्ट किया इजिप्ट को और अरब्स को। 1977 में न्यू दिल्ली ने डिस्क्राइब किया जब प्रेसिडेंट के विजिट को लेकर अनवर अल सद्दाद एट टू जेरूसलम ए ब्रेव मूव देखने को मिला और कंसिडर्ड किया उन्हें एक पीस ट्रीटी। इजिप्ट के बीच में और इसराइल के बीच में एक पीस ट्रीटी हो, एक प्राइमरी स्टेप देखने को मिला था इंडिया का इजिप्ट को लेकर। अब इनके इकोनॉमिक रिलेशन क्या है? तो इंडिया क्या है? फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इजिप्ट का, यूएस, इटली और सऊदी अरेबिया के बाद। ऑयल के फील्ड में कैसे हम शेयर करते हैं इकोनॉमिक टाइज किसके बीच में? इजिप्ट और इंडिया के बीच में अगर देखें तो 2003 से इंडियन जेएंट रिलायंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इजिप्शियन जनरल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ कि वो इंपोर्ट करेंगे 8 शिपमेंट ऑफ क्रूड ऑयल्स के 2003 से साइन हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्या देखने को मिला है? 2011 में जो इजिप्शियन इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है इंडिया में वो $30 मिलियन का देखने को मिला है। एलसीवीडी ग्रुप एक इजिप्टियन कंपनी है जो एक मैन्युफैक्चर है इलेक्ट्रिक मेटर्स का इंडिया के अंदर। एक अनदर इजिप्टियन कंपनी है जो एरोस्कॉम टेलीकॉम है, जो 10% स्टेक है जिसका हटसन्स हैशस में जो एक वोडाफोन के द्वारा लाई गई थी। करंट इंडियन इन्वेस्टमेंट जो है इजिप्ट का अगर देखें तो $2.5 बिलियन देखने को मिलेगा, जो 45 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिस पे इंडिया और इजिप्ट। अब हमने इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन को भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 12th पेज पर दिया गया है। यह आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हमें एससीओ के बारे में जानना है। पहले इशू जान लेते हैं। तो अभी जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्हें इनवाइट किया गया है किस चीज़ में? एससीओ की समिट में। जो बिलावर एंड किन गैंग को इनवाइट किया गया है मिनिस्टर्स मीटिंग के अंदर, जो एक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस दिखाता है कि पाकिस्तानी लीडरशिप्स इंडिया को लेकर एक डिकेट्स में और चाइनीज़ एंड रशियन लीडरशिप्स सेम ईयर्स में, मतलब अच्छे रिलेशंस को ये दिखाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो एक इम्पोर्टेंस लीडरशिप दिखाता है इंडिया को लेकर, पाकिस्तान को लेकर इंडिया की तरफ से अगर देखें तो इंडिया ने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग में इनवाइट किया, जो कि मीटिंग गोवा में होने वाली है इन अर्ली मई, वो मई में होगी, ये ऑफिशियल्स की तरफ से डाटा आया है। इन्विटेशंस देखने को मिला है एससीओ समिट में जो कि जून में होगी, वो पाकिस्तान में हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इनवाइट किया है किसको? जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको भी इनवाइट किया है। तो इससे क्या हो सकते हैं? इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अभी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट भी आया था शहबाज शरीफ की तरफ से कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ पीस को मेंटेन करें और कोऑपरेशन बढ़ाएं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए,
क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया अगर देखें तो दोनों के बॉर्डर मिलते हैं और पार्टीशन से इनका रिलेशन अच्छा नहीं है, जबकि इस टाइम पे थोड़ा रिलेशन इनका स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो ये इशू तो हमने जान लिया। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ देखनी है, वो आपके दिमाग में आ रही होगी, वो है एससीओ। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीओ अगर बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन बेसिकली क्या, जैसे जब अर्थ के बहुत दिन पहले जब टुकड़े हुए थे तो अर्थ किस चीज़ में बढ़ गई थी, एक नॉर्थ में एक साउथ में। तो उस टाइम पे नॉर्थ एक नॉर्दर्न प्लेस को बोलते थे जो था वो था यूरेशिया, और नीचे वाले को बोलते थे गोंडवाना। तो एक पूरी यूरेशियन कंट्रीज़ को लेकर ये साथ आता है एससीओ। तो एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक्स और स्कोप ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 60% एरिया ऑफ यूरेशिया का कवर करती है, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन, और मोर देन 30% ये ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। एससीओ की बात करें तो इससे पहले संघाई 5 था जो फॉर्म हुआ था 1996 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान के बीच में। 15 जून 2001 में लीडर्स ऑफ इन नेशन की बात करें तो उज्बेकिस्तान संघाई में मिला और उसने अनाउंस किया एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन जिसका डीपर पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा। एससीओ चार्टर को साइन किया गया 7 जुलाई 2002 में और इसको एंटर किया गया फोर्स के अंदर 19 सितंबर 2003 के अंदर। उसकी मेंबरशिप को एक्सपेंड किया गया 8 स्टेट्स के लिए, जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया 9 जून 2017 में। सेवरल कंट्रीज इनकेज होती हैं एज ए ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर इन द एससीओ। एससीओ गवर्न होता है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल्स के द्वारा, एचएससी के द्वारा। ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो हर साल मिलती है। इसका ओरिजिन कब हुआ था? तो संघाई 5 ग्रुप्स क्रिएटेड हुआ 26 अप्रैल 1996 में। एक साइनिंग ऑफ ट्रेटी देखने को मिली डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट इन बॉर्डर रीजन्स में संघाई में बाय द हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। ये आपको फाउंडिंग मेंबर्स के देखने को मिल जाएंगे और इंडिया और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है जो 2017 में दोनों कंट्रीज जुड़ी थी। 24 अप्रैल 1997 में एक सेम कंट्रीज ने एक ट्रीटी को साइन किया, ट्रीटी ऑन रिडक्शन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस इन बॉर्डर रीजन्स, जो मीटिंग हुई थी मॉस्को रशिया के अंदर। ऑन 20 मई 1997 में रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट जियांग जेमिन ने एक डिक्लेरेशन ऑन मल्टी पावर वर्ल्ड को साइन किया। अब हमने एससीओ के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज यही आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस डिटेल में सुन सकें और देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।